Hello and welcome to Officer PTR. We're discussing daily current affairs and analysis. Let's begin with a discussion. देखते हैं 18 जनवरी के कौन से आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है फ्रॉम यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू. फर्स्ट आर्टिकल इज अबाउट कोलरवली टाइग्रेस. तो कोलरवली टाइग्रेस ये है पेंच टाइगर रिजर्व में. रिसेंटली इनकी डेथ हो गई है बिकॉज शी इज़ द सुपर मम. इनको नाम दिया गया है बिकॉज इन्हीं की वजह से पेंच टाइगर रिजर्व में जो टाइगर है उनकी पॉपुलेशन यहाँ पर बढ़ी है. तो इनकी डेथ हुई है ड्यू टू हर एज एंड शी वॉज 16 ईयर ओल्ड जिसमें इनकी डेथ हो गई है. इनको सुपर मम कहा जाता है क्योंकि शी गेव बर्थ टू 29 पब्स जिसमें से 25 ने सर्वाइव किया था. एंड इनको एक और नाम दिया गया है दैट इज़ माता राम. दैट मीन्स रिस्पेक्टेड मदर. अब नाम देखते हैं कि इनको कोलरवली क्यों नाम दिया गया है. तो कॉलर है क्योंकि जो कॉलर्स टाइगर के अराउंड बांधे जाते हैं वो उनकी मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए डाले जाते हैं उनके नेक में. तो ये फर्स्ट टाइग्रेस थी जिसको कॉलर मिला गया पेंच टाइगर रिजर्व में. एंड ये जो कॉलर्स हैं तभी पहने जाते हैं जब वो डिफरेंट हैबिटेट से आते हैं ताकि हम उनकी मूवमेंट को ट्रैक करें कि कहाँ जाते हैं, कैसे आते हैं, क्या इनका हैबिटेट है, कितना पानी पीते हैं या इनकी फूड हैबिट्स क्या है ताकि हम उन पर नज़र रखे जाएं. इसलिए फॉरेस्ट एरिया में किस किस एरिया में वो ट्रैवल करते हैं, क्या इनका हंट है, तो हर एक चीज़ पर नज़र रखी जाती है. इसलिए जो कॉलर वाली टाइगर है वो पेंच टाइगर रिजर्व से बिलोंग करती है एंड ये और किसी हैबिटेट से लाई नहीं गई थी. सो दैट वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट. अब पहले देखते हैं कि पेंच टाइगर रिजर्व की जो नेशनल पार्क है वो कहाँ पर है. दिस इज एयर पेंच टाइगर रिजर्व. इट इज़ इन मध्य प्रदेश. तो एमपी में कान्हा टाइगर रिजर्व भी है, बंधवगढ़ नेशनल पार्क भी है. तो यहाँ पर तीन यहाँ पर आते हैं. यहाँ पर पन्ना टाइगर रिजर्व भी है. अब देखते हैं जो टाइग्रेस थी उनको पॉपुलैरिटी मिली थी जब उनको बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री में भी लाया गया था. तो शी वॉज देयर इन बीबीसी डॉक्यूमेंट्री जिसका नाम था स्पाई इन द जंगल. इस डॉक्यूमेंट्री के बाद वो बेस्ट नोन टाइग्रेस हो गई थी, बहुत ज़्यादा फेमस हो गई थी पूरी कंट्री में क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्री थी उन्होंने उनकी लाइफ के साथ साथ उसके जो कब्स थे उनको भी ट्रैक किया फॉर अराउंड 2 ईयर्स. जो विजिटर्स थे वो इन्हीं की वजह से पेंच टाइगर रिजर्व में बढ़े थे. यहाँ पर फॉरेन अट्रैक्शन थी एंड यहाँ पर उनकी पॉपुलैरिटी भी बढ़ गई थी. सो दिस वॉज योर कोलरवली टाइग्रेस. अब सिग्निफिकेंस देखते हैं. जो टाइगर रिजर्व्स होते हैं वो हम इसलिए बनाते हैं ताकि हमारा जो नेशनल एनिमल है कंट्री का वो कंजर्व हो सके. क्योंकि अभी जो टाइगर हैं जू में हम कितना जाते हैं, वी लाइक सीइंग एनिमल्स, बर्ड्स, देयर हैबिटेट, ताकि जो टूरिस्ट हैं वो अट्रैक्ट हो. और इससे क्या होता है, हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री तो ऑफ कोर्स बढ़ती है. अभी रिसेंटली एक गवर्नमेंट की रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि हमारी कंट्री में 70% वर्ड टाइगर्स हैं. तो हमारी कंट्री में इंडिया मैक्सिमम टाइगर यहाँ पर हाउस करता है. एंड टोटल अगर हम काउंट की बात करें तो दीज आर 3000. तो यहाँ पर हमारी टाइगर पॉपुलेशन भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गई है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज़ अबाउट ग्रेट रेजिग्नेशन. तो ये ग्रेट रेजिग्नेशन टर्म बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रही है कुछ दिनों से जब से ओमिक्रॉन आया है. बेसिकली ग्रेट रेजिग्नेशन का मतलब क्या है. ग्रेट रेजिग्नेशन का मतलब मास रेजिग्नेशन, जहाँ पर एक साथ बहुत सारे लोग जॉब को छोड़ते हैं, अपना रेजिग्नेशन डालते हैं, उसको हम ग्रेट रेजिग्नेशन बोल रहे हैं. 2020 में जो रेजिग्नेशन थे यूएस में वो बहुत इंक्रीज़ हो गए थे क्योंकि कोविड की वजह से लोगों में अनसर्टेनिटी थी कि उनकी जॉब कट हो रही है. इसलिए उनको इकोनॉमिक जो लाइवलीहुड था वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है कोविड की वजह से. और अब ओमिक्रॉन है, दोबारा आ रहा है. एक बार एक वीडियो भी पॉपुलर हुई थी सोशल मीडिया पर जहाँ पर एक एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉयज़ को, इतने सारे एम्प्लॉयज़ को वीडियो कॉल के थ्रू रिज़ाइन करने के लिए बोला था, उनको निकाल दिया था, फायर कर दिया था. तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा ह्यू एंड क्राई भी हुआ था इस इशू का. तो सिमिलरली अब जो वर्कफोर्स है वो बर्नआउट हो चुकी है, घर से काम कर रही है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं जिसकी वजह से वो अपनी जॉब्स छोड़ रहे हैं. और जो रेट है, जिस रेट पर वो छोड़ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा है. तो यहाँ पर 40% जो ग्लोबल वर्कफोर्स है वो अभी और छोड़ने को तैयार है. तो यहाँ पर 73% है वो घर से काम कर रहे हैं, जो घर पर रहना कर काम करना चाहते हैं. लेकिन 54% है जो बर्न आउट हो चुके हैं. एंड 39% वांट टू टेक देयर ऑथेंटिक सेल्स एट वर्क. वो कहते हैं कि हमें काम ऑफिस में जाकर ही करना है, वर्क फ्रॉम होम हम नहीं कर सकते. और कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ में इफेक्ट आ रहा है. बेसिकली रिटेल, हॉस्पिटैलिटी, लेजर एंड ट्रैवल, मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी एंड हेल्थ केयर. तो इन इंडस्ट्रीज़ में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है. अब यहाँ पर डाटा गिवन है कि कितने नंबर ऑफ़ जो वर्कर्स हैं उन्होंने रिज़ाइन किया है. जो यूएस लेबर डिपार्टमेंट है उनके रिपोर्ट आई थी, उनके मुताबिक 4.5 मिलियन वर्कर्स ने अपनी जॉब को छोड़ा है. और जो डाटा है ये बहुत ज़्यादा बड़ा है सितंबर में, जहाँ पर 3% वर्कफोर्स
हर महीने जॉब को क्विट कर रही है। एंड यूएसए में 2021 में 75.5 मिलियन पीपल ने रेजिग्नेशन दिया है। एंड अगर हम एक resumebuilder.com पोल की बात करें तो वहाँ पर बोल रहे हैं कि हमें 23% जो हमारी वर्कफोर्स है उनको नई जॉब्स चाहिए होंगी 2022 में। तो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा रेजिग्नेशन हो रहा है, लोग जॉब छोड़ रहे हैं, कोविड की वजह से कितनी इम्पैक्ट हो रही है उनकी लाइफ। तो यहाँ पर देखते हैं जो लो वेज वर्कर्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा अकाउंट होते हैं जो अपनी जॉब को छोड़ रहे हैं, क्योंकि हाई पेड वर्कर्स हैं तो ऑब्वियसली उनको तो कोई ज़रूरत नहीं है छोड़ने की, उनको अच्छी सैलरी मिल रही है। लेकिन जो लो वेज वर्कर्स हैं उनका घर पर नहीं गुजारा हो रहा, कोविड की वजह से इतना मेडिकल सप्लाइज़ की ज़रूरत होती है जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा इश्यूज़ फेस करने पड़ रहे हैं और वो रिज़ाइन कर रहे हैं। जो इफेक्टेड सेक्टर है बेसिकली सबसे ज़्यादा दैट इज़ हॉस्पिटैलिटी, हेल्थ केयर, सोशल असिस्टेंस, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग एंड यूटिलिटीज़। यहाँ पर जो 4% है पोजीशंस एजुकेशन में वो भी ओपन है और 6% रिटेल में एंड 8% हेल्थ केयर में ओपन है। अगर हम टोटल काउंट करें तो ऑलमोस्ट हमारे पास 1.5 मिलियन वैकेंसी अभी है, 1.5 मिलियन पोस्ट अभी हमारे पास पेंडिंग पड़ी है, जो खाली पड़ी है, जो अभी हमें भरनी है, लेकिन लोग रिज़ाइन कर रहे हैं तो इसकी वजह से वहाँ पर कोई उनको रिप्लेस करने के लिए नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनको वेजेस नहीं मिल रहे जितना स्टैंडर्ड होना चाहिए, तो इस वजह से लोग जॉब को छोड़ते जा रहे हैं। अब इंडिया की कंडीशन की बात कर रहे हैं। इंडिया में अभी कंडीशन इतनी सीरियस नहीं हुई है जितनी जो यूरोपियन नेशन है या यूनाइटेड स्टेट्स है वहाँ पर हो रही है। अभी ग्रेट रेजिग्नेशन चल रहा है तो आईटी एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर हमारे इंडिया में हायर करता जा रहा है लोगों को, और जो टॉप 5 कंपनीज है उन्होंने 1.7 लाख पीपल को हायर किया है 2021 में। और एक सर्वे अमेजोन ने किया था उसमें कहा गया है कि 51% जो जॉब सीकर्स हैं वो इंडस्ट्रीज़ में जॉब ढूंढ रहे हैं जबकि उनको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ता जा रहा है, हमारे इंडिया में बढ़ रहा है, पूरे वर्ल्ड में बढ़ रहा है, जिसकी वजह से हमें ज़रूरत है नई स्टार्टअप्स की, नए बिजनेस की, ताकि जो लोग हैं एक तो अपनी स्किल्स पे काम करें, क्योंकि स्किल बिल्डिंग नहीं है लोगों में, तो उस बेसिस पर जो स्टैंडर्ड है वो मैच नहीं होता कि किस पर्टिकुलर जॉब के लिए आप सुटेबल हो, वो मिसमैच हो जाती है आपकी स्किल। क्योंकि बीटेक वाले एमबीए कर रहे हैं तो कोई अगर बीटेक का डायरेक्टली कॉमर्स इंडस्ट्री में जाना है तो दे हैव टू डू एमबीए फॉर दैट पहले, तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा मिसमैच है। या तो आप अपनी स्किल को अपग्रेड कर लो या फिर आप अपनी जॉब अपनी क्वालिफिकेशंस के हिसाब से ले लो। तो यहाँ पर काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं। अब रीजंस देखते हैं। रीजंस यही है, वर्क फ्रॉम होम की वजह से काफ़ी लोगों को नहीं कंफर्टेबल होता घर पर काम करना, उनके लिए सफोकेटिंग होता है, फ्रस्ट्रेटिंग होता है, जिसकी वजह से वो बर्नआउट हो जाते हैं। और कुछ लोगों के लिए ये भी इंपॉर्टेंट होता है कि वो एक स्टेबल प्रोफेशन में रहे जहाँ पर उनको जॉब सिक्योरिटी मिले। अगर वो घर से काम कर रहे हैं तो वहाँ पर कोई न्यू चैलेंजेस नहीं है, आप वही जॉब कर रहे हो जो पहले कर रहे थे। ग्रोथ भी बहुत स्लो हो गई है, प्रमोशन बहुत देर से मिलने लग गया। सपोज़ पहले 3 महीने में या 6 महीने में मिलता था तो अब 1 साल या 2 साल में भी नहीं मिलेगा, इसका भी चांस नहीं है। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ का स्कोप नहीं है और जॉब्स नहीं है, तो इसकी वजह से लोग रिज़ाइन कर रहे हैं। तो अब क्या हम इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं? एक स्टडी हुई थी, एमआईटी ने स्टडी कंडक्ट की थी। उन्होंने कहा था कि जो कंपनीज़ है वो अपने टैलेंट को रिटेन कर सकती हैं ताकि उनको अपॉर्चुनिटीज़ दी जाए, ताकि लेटरल जॉब मूव्स दिया जाए। मतलब आपको अगर एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में स्विच करना है तो आपको वो चॉइस दी जाए। अगर बाहर से डायरेक्टली हमें किसी पोस्ट के लिए लोगों को हायर करना है वो किया जाए। एक हेल्दी वर्क कल्चर इस्टेब्लिश होना चाहिए, ताकि वो कैसे होगा ये, आप कुछ सोशल इवेंट्स ऑर्गेनाइज करो, घर पर बैठ के कोई एक्टिविटीज़ करो, ताकि एम्प्लॉई को लगे कि वो अभी भी एम्प्लॉयमेंट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, कि वो ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है। ऐसा नहीं है कि आप उसको काम दे जा रहे हो एंड देयर इज़ नो स्कोप फॉर हिज पर्सनल लाइफ ऑल्सो, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम के चलते घर पर काम का प्रेशर भी बढ़ रहा है। तो ऐसा कोई सोशल इवेंट्स ऑर्गेनाइज करना चाहिए जहाँ पर हम एक्सकर्शंस ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ऑफिस के बाहर, एंड एम्प्लॉयज़ को हैप्पी आवर्स करके कुछ एक्टिविटीज़ खिलाएं या गेम खिलाएं, ताकि उसमें इन्वॉल्वमेंट रहे, कुछ फन एक्टिविटी हो, ताकि एम्प्लॉय का भी काम रहे, फोकस रहे, कंसंट्रेशन बना रहे। सो दिस वाज योर ग्रेट रेजिग्नेशन। नाउ नेक्स्ट इज एक रिपोर्ट है वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट। इसको ILO रिलीज़ करते हैं। ILO इंडियन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये 1919 में फॉर्म हुई थी, दैट इज़ योर आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। एंड ये रिपोर्ट पब्लिश करता है वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक। इसमें कहा गया है कि जो ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट है
2022 में वो 207 मिलियन तक पहुंच सकती है। तो आप खुद देख सकते हो कितना सीवियर डाटा है। 207 मिलियन लोग अनएम्प्लॉयड हैं इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में, अगर हम टोटल डाटा यहाँ पर देख रहे हैं। जो ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट है वो 207 मिलियन पहुंच जाएगा 2022 में, एंड 2019 से 21 मिलियन ज़्यादा है। तो ऑब्वियसली लोग रिज़ाइन कर रहे हैं, मास रेजिग्नेशन हो रहा है, जिसकी वजह से जो वैकेंसीज हैं वो बढ़ती जा रही है। और जो टोटल आवर वर्कड हैं 2022 में वो भी अभी 2% से कम पर ही चल रहे हैं जितना प्री पेंडेमिक लेवल था। तो यहाँ पर एफिशिएंसीज भी लोगों की कम हुई है। एंड ऑल्सो अगर हम फुल टाइम जॉब्स की बात करें तो वो 52 मिलियन डेफिशिएंट है। डाटा कंपेयर किया गया है विद 2021 आउटलुक, जिसमें कहा गया है कि डिटोरेशन तो हो रहा है। ऑब्वियसली यहाँ पर शॉर्टफॉल आ रहे हैं, जो वर्किंग आवर्स है वो भी बहुत कम होते जा रहे हैं। दैट इज़ 1% से कम होता गया है, तो अभी वो 2% पर पहुँच गया है। तो काफ़ी ग्रीम सिचुएशन हो रही है, हर एक सेक्टर का बुरा हाल है, इंडस्ट्री का बुरा हाल है, क्योंकि वर्कर्स हैं उनको जॉब वेजेस नहीं मिल रहे जितना होना चाहिए, तो उनकी स्किल्स नहीं है अगर हम उनको हायर लेवल पे हायर करें। तो इस वजह से काफ़ी सारे मिसमैच हैं, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने काफ़ी स्कीम्स भी चलाई हैं, जैसे पीएम कौशल विकास योजना, ताकि जो यूथ है उनका स्किल सेट पर काम किया जाए, उनको जॉब्स दिया जाए अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशंस, अकॉर्डिंग टू देयर स्किल सेट एंड टैलेंट। अब नया आउटब्रेक जो हुआ है ओमिक्रॉन, उसकी वजह से काफ़ी सारे चेंजेस आ रहे हैं पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि हर बार जितना भी तीसरी वेव आ रही है, थर्ड वेव है, तो सेटबैक्स इकोनॉमी को हो ही रहा है। काफ़ी सारे डिसेंट वर्क में गेन मिला है, जो पेंडेमिक से पहले था काम चल रहा था, लेकिन पेंडेमिक के बाद सब खराब हो गया है। जो डिसेंट वर्क डेफिसिट्स था वो अब कम होता जा रहा है, एंड जो प्रोस्पेक्टस है सस्टेनेबल रिकवरी का, वो हम देख रहे हैं कि ये भी कम होता जा रहा है। अभी हमें कहीं पर नहीं दिख रहा कि सस्टेनेबिलिटी आएगी किसी भी सेक्टर में। तो अगर हम आईएलओ की रिपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कैसे जो मिडिल इनकम कंट्रीज़ एंड लो इनकम कंट्रीज़ है वहाँ पर रिकवरी बहुत स्लो है, क्योंकि लोग वैक्सीनेटेड नहीं हैं। अभी इतने ज़्यादा हमने डोजेज़ प्रोवाइड करा दी हैं, लेकिन लोग फिर भी नहीं वैक्सीन करा रहे, वैक्सीन खुद को लगवा रहे, जिसकी वजह से काफ़ी सारे दिक्कत हैं, इशू है। हमारा जो सेक्टर है वो बैकड्रॉप में आ रहा है। फिजिकल टाइट स्पेस है, जो हमारा फिजिकल डिफिशिट है वो भी बढ़ता जा रहा है। तो इस वजह से काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो लो इनकम एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ को फेस करनी पड़ रही है, लेकिन जो रिच इनकम ग्रुप है, रिच इकोनॉमिक्स है, वहाँ पर इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हो रहा। जो डेवलपिंग नेशंस हैं उन्होंने इनइक्वालिटी फेस की है, वहाँ पर वीकर सोशल प्रोटेक्शन सिस्टम है, जो ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है या एससीबीसी हैं, जो ये अगर हम इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास लोगों की बात करें तो वहाँ पर प्रोटेक्शन नहीं है, लोगों को इतना आप ध्यान नहीं दे रहे कि उनका सोशल प्रोटेक्शन हो सके, उनको लाइवलीहुड के कुछ नए ऑप्शन मिल सके, क्योंकि अभी मास रेजिग्नेशन हो रहा है, लोगों के पास जॉब्स नहीं है, जिसकी वजह से पॉवर्टी भी बढ़ती जा रही है। एंड कल हमने एक रिपोर्ट भी पढ़ी थी जहाँ पर हम देख रहे थे कि रिच एंड पुअर के बीच में गैप भी बढ़ता जा रहा है। 2023 के प्रोजेक्शंस देखते हैं, उनमें कहा है कि फुल रिकवरी हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे ही होगी। जो जितने भी रीजन्स हैं वो डाउन साइड रिस्क फेस कर रहे हैं अपने लेबर मार्केट रिकवरी में, क्योंकि पेंडेमिक अभी चल रहा है। तो अभी इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू से कि कैसे रिकवरी होगी, क्योंकि जब तक पेंडेमिक ख़त्म नहीं होता। सो दिस इज़ अबाउट योर वर्ल्ड आउटलुक इकोनॉमिक रिपोर्ट। अब आईएलओ के बारे में देखते हैं। आईएलओ यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है जो सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस के बारे में देखती है, इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स के बारे में देखती है, वे जो लेबर है उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो उसका ध्यान रखती है। इसको लीग ऑफ नेशन के अंडर इस्टेब्लिश किया गया था 1919 में, और ये फर्स्ट एंड ओल्डेस्ट एजेंसी है यूएन की। इसके 187 मेंबर्स है, एंड इंडिया भी इसका मेंबर है। इसका हेडक्वार्टर स्विट्ज़रलैंड में है, जेनेवा में, एज वेल एज 40 फील्ड ऑफिस भी हैं इसके पूरे वर्ल्ड में। सो दिस इज़ आईएलओ। नाउ एक अवेयरनेस ड्राइव चल रही है अरोमेटिक प्लांट्स को लेके इन जम्मू एंड कश्मीर। तो ग्लोबल जो गोल है इन्हांसिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, वो यूटी में चल रही है, दैट इज़ इन जम्मू एंड कश्मीर। जो अवेयरनेस ड्राइव है वहाँ पर बात की जा रही है कि कैसे ग्रोअर्स को हेल्प करना है, कि प्रोसेस करना है अरोमेटिक प्लांट्स का। इससे क्या होगा, अगर लोगों को बताया जाएगा बेनिफिट्स के बारे में, तो ऑब्वियसली लोग आएंगे और यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी। कश्मीर वैली का जो अगर हम क्लाइमेट की बात करें तो बहुत ज़्यादा सूटेबल है। वहाँ पर आप काफ़ी तरीके के वेजिटेबल, फ्रूट्स, प्लांट, सीड वहाँ पर उगा सकते हो, जो कि मेडिसिनल एंड ऑरोमेटिक एक्टिविटीज़ के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। जो ग्रोअर्स है वो पार्टिसिपेट करते हैं प्रोग्राम्स में, जो कि अवेयरनेस क्रिएट करे यूथ में, ताकि वो भी कल्टीवेशन एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सके।
सिग्निफिकेंस क्या होगा? सिग्निफिकेंस यही होगा कि जो सेक्शंस हैं डिफरेंट, जैसे ग्रोअर्स हैं, यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो अपनी अपनी यूनिट्स इस्टेब्लिश कर सकते हैं, लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में हेल्प करेंगे, उनको नॉलेज भी मिलेगी कैसे कल्टीवेशन होती है, कैसे प्रोसेसिंग होती है। जो साइंटिस्ट हैं, स्कॉलर्स हैं, वो भी अपनी नॉलेज शेयर करेंगे, कैसे आप प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हो और लॉस को कम कर सकते हो। जो अवेयरनेस प्रोग्राम है उसका यही मेन एम यही होगा कि कैसे प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देनी है ग्रोअर्स को कि किस तरीके से कल्टीवेट करना है एंड प्रोसेस करना है। एंड ये बेसिकली जो ड्राइव है ये CSR फ्लैगशिप प्रोग्राम के अंडर लॉन्च किया गया है, ताकि जो ग्रोअर्स हैं उनको मोटिवेट किया जाए कि आप अरोमेटिक प्लांट्स को ग्रो करो, उनको कल्टीवेट करो। अब किसने स्टार्ट किया है? ये स्टार्ट हुआ है IIIM ने किया है इसको स्टार्ट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन एंड डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, इन दोनों ने मिलकर इसको स्टार्ट किया है। अब एरोमेटिक प्लांट्स देखते हैं। व्हाट आर एरोमेटिक प्लांट्स? ये वो प्लांट्स होते हैं जिसमें बेसिकली कुछ असेंशियल ऑयल्स होते हैं जो बहुत वॉलेटाइल होते हैं रूम टेम्परेचर में। ऑडर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा फ्रेग्रेंस होती है, हाइड्रोफोबिक होते हैं एंड हाईली कंसनट्रेटेड कंपाउंड्स होते हैं। पानी से थोड़े दूर रहते हैं, तो ये पानी में इतना ज़्यादा इनको ज़रूरत नहीं होता। एंड इनको हम फ्लावर, सीड, बर्ड्स, लीव्स, बार्क, ट्विग्स, फ्रूट्स, वुड, रूट्स कहीं से भी ऑब्टेन कर सकते हैं। जहाँ से भी हमें लगे कि एसेंशियल ऑयल हमें मिल रहे हैं तो आप इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट इज़ अबाउट स्टेट ऑफ द वर्ड्स एड्रेस। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने डेवोस में एड्रेस किया है WEF की मीटिंग को, दैट इज़ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। एंड यहाँ पर उन्होंने स्टेट ऑफ द वर्ल्ड स्पेशल एड्रेस रखा है। देखते हैं क्या बात की है उन्होंने, कैसे हमारी इकोनॉमी के लिए बेनिफिट होगा। तो हाईलाइट देखते हैं पहले कि क्या इंपॉर्टेंस उन्होंने बात किया है। जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी है उन्होंने इंडिया का रोल को हाईलाइट किया है कि कैसे उन्होंने कोविड सिचुएशन को हैंडल किया है एंड कैसे वो वैक्सीनेशन ड्राइव को भी अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। ये बात की है कि जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है, UN है, उसको हमें रीशेप करना चाहिए। अब इतना पुराना वो ऑर्गेनाइजेशन बना था तो उसमें कुछ चेंजेस आने चाहिए अकॉर्डिंग टू द न्यू डेवलप्ड वर्ल्ड एंड नेशंस। उन्होंने इंडिया का फ्यूचर टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक पावर हाउस के बारे में भी वर्ल्ड को बताया कि कैसे इंडिया कितना इंपॉर्टेंट है पूरे वर्ल्ड की कम्युनिटी के लिए, क्योंकि इंडिया एक तरह से डेवलपिंग नेशन है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्कोप है, डाइवर्स यहाँ पे लोग हैं, डेमोग्राफिक डिविडेंड यूथ बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से इंडिया बहुत अट्रैक्टिव है पूरे वर्ल्ड के लिए। तो यहाँ पर इंडिया का उन्होंने रिकॉर्ड भी बताया कि कितने ज़्यादा वैक्सीनेशन हो सकते हैं। इंडिया का विजन था 1 अर्थ 1 हेल्थ को लेकर, एंड कैसे उन्होंने 1.6 मिलियन कोविड वैक्सीनेशन शॉट्स लोगों तक पहुँचाए हैं। एंड इंडीड सिर्फ अपनी कंट्री में नहीं, उन्होंने दूसरी कंट्रीज़ को भी सपोर्ट किया है, एक्सपोर्ट किया है। नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, तो इन सभी कंट्रीज़ को इंडिया एक्सपोर्ट भी करता है। एंड कैसे इंडिया ने लाइफ सेविंग ड्रग्स भी एक्सपोर्ट किए हैं, ताकि इंडिया सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचता, अपने नेशंस, अपने जो नेबरहुड कंट्रीज़ हैं उनका भी ध्यान रखता है। अब बात करते हैं फ्यूचर टेक एंड इकोनॉमिक पावर हाउस। जो प्राइम मिनिस्टर मोदी है उन्होंने बताया कि इंडिया वर्ल्ड का वन ऑफ द वर्ल्ड्स फ्यूचर टेक है, इकोनॉमिक पावर हाउस है। यहाँ पर जो फ्यूचर की टेक्नोलॉजीज है वो रिजाइड करती है, क्योंकि इंडिया के साइंटिस्ट है वर्क करते हैं, रहते हैं नई नई टेक्नोलॉजीज़ पर, नए नए इंटरवेंशंस पर, जिसकी नज़र पूरे वर्ल्ड पर रहती है। एंड ये भी कहा कि किस स्पीड से इंडिया में इकोनॉमिक एंड टेक्निकल रिफॉर्म्स टेक प्लेस कर रहे हैं, बहुत तेज़ी से बिजनेस भी बढ़ रहा है। अभी गवर्नमेंट ने 25,000 हर्डल्स हटाई हैं बिजनेसेस से, ताकि जो बिजनेसेस हैं वो फ्रीली काम कर सके विदाउट एनी इंटरवेंशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो इंडिया ट्राई कर रहा है कि जो हमारी इंडस्ट्री है, हमारे जो बिजनेस हाउसेज हैं, उनको गवर्नमेंट इंटरवेंशन, गवर्नमेंट हर्डल्स, पेपर वर्क की वजह से ज़्यादा दिक्कत ना हो। डायरेक्टली अगर आपको कोई स्टार्टअप इस्टेब्लिश करना है तो विदाउट एनी हर्डल आप उसको इस्टेब्लिश कर सकते हो। तो यहाँ पर बात की है कि हमें क्लाइमेट चेंज से भी डील करना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, सिर्फ इंडिया के लिए ही नहीं पूरे वर्ल्ड के लिए भी। तो हमारा जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है। इंडिया इज़ कमिटेड टू पेरिस क्लाइमेट डील, जो उसके गोल्स हैं उसको भी इंडिया बहुत सीरियसली फॉलो कर रहा है, एंड पूरे वर्ल्ड को भी बोलता है कि आप भी फॉलो करिए, बिकॉज क्लाइमेट तो सिर्फ इंडिया के लिए ही पूरे वर्ल्ड के लिए ही बढ़ रहा है। इसलिए इंडिया कल्चर सिर्फ कोशिश करता है कि हमारे जो एज ओल्ड ट्रेडिशन है, हमारे जो पुराने प्रैक्टिसेस हैं, हम उसको लेके अपने इन्वायरमेंट को कंजर्व कर सकें और प्रोटेक्ट कर सकें। हमें एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाना है जहाँ पर हमारा इन्वायरमेंट डैमेज ना हो, इनफैक्ट वो कंजर्व हो। So these are the things that has been discussed by our Prime Minister Modi ji. So thank you very much, and if you have any doubt, let us know in the comment section, and you can also mail us to us at info@officerbitia.com.
So thank you and all the best for your preparation.